हेलो दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के बारे में जानकारी ली थी। आज हम देखेंगे सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल रूल्स 1962 एंड अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 के बारे में। और उससे अगले वीडियो में जो बाकी अमेंडमेंट 2015, अमेंडमेंट 2019 एंड एनएपीएस पोर्टल के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो पर सही जानकारी के लिए एंड तक बने रहें, और आपको पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नए वीडियो टाइम से मिलते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल रूल 1962 के बारे में। तो इस नियम में क्या होता है कि जो अप्रेंटिसशिप 1961 एक्ट था उसकी डिटेल गाइडलाइन बताई गई है। इसमें एक काउंसिल बनाया हुआ है जिसमें बैठकें होती है टाइम टू टाइम, और इसमें डिटेल्स गाइडलाइन, विस्तृत गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट, केंद्रीय शिक्षुता परिषद नियम 1962 अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत तैयार किए गए विनियमों का एक समूह है। ये नियम अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं और भारत में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित, कंट्रोल करते हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान नीचे दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम से संबंधित रहते हैं। जैसे फर्स्ट है शिक्षुता योजनाएं। अप्रेंटिसशिप योजनाओं के क्या प्रारूप होगा, उसके विषय वस्तु को निर्धारित करते हैं। एम्प्लॉयर को अनुमोदन के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र या काउंसिल में प्रस्तुत करना होता है। सेकंड है अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसमें क्या नियम शर्तें होंगी उनको बताया गया है, और अप्रेंटिसशिप अनुबंधों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद स्टाइपेंड और अन्य लाभ जो मिलते हैं अप्रेंटिसशिप को, उसके बारे में ये काउंसिल निर्दिष्ट करती है। और क्या क्या लाभ के वे हकदार है, जैसे छुट्टी, चिकित्सा आदि के बारे में इसमें मेंशन किया जाता है। प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण, इसमें अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग और पर्यवेक्षण के दिशा निर्देश, गाइडलाइंस काउंसिल में डिसाइड होते हैं। और ट्रेनर्स की क्या योग्यताएं होगी और क्या क्या वो उनको जानकारी देंगे अप्रेंटिसशिप को, उसके बारे में बताया गया है। अभी काउंसिल्स की बैठकों के बारे में, समितियों के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये नियम प्रशिक्षुता परिषद और इसकी समितियों की बैठक के संचालन को कंट्रोल करते हैं। इसमें दंड का जो प्राविधान है उसके बारे में डिटेल में गाइडलाइंस बताई गई है। जैसे ये बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होनी मैंडेटरी है, और अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान निर्धारित करता है। सचिव प्रत्येक बैठक के बारे में, प्रत्येक जो भी इसके सदस्य हैं उनको 15 दिन पहले नोटिस भेजता है, लेकिन अत्यावश्यक बैठकों को कम से कम समय का नोटिस भी दिया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बैठक कम से कम साल में एक बार होना मैंडेटरी है। इसके सहयोजित सदस्य में, इसमें परिषद जो काउंसिल है वो किसी भी एक्सपर्ट की सलाह या सहायता के लिए बैठक में बुला सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सपर्ट या किसी मुद्दे का जानकार होगा वो उसमें मतदान नहीं कर सकता, वो केवल सलाह दे सकता है। अभी नेक्स्ट इसमें सदस्यता के बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, जैसे उद्योग, तकनीकी, शिक्षा में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले अधिकतम 4 लोग, ये हो गया। इससे क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है काउंसिल परिषद के सदस्य
कौन होते हैं, तो उसमें ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। उसमें कितने लोग होंगे, जैसे इंडस्ट्री और टेक्निकल शिक्षा में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले अधिकतम 4 लोग, श्रम में विशेष ज्ञान वाले अधिकतम 5 लोग, और अखिल परिषद के 2 प्रतिनिधि और क्षेत्रीय बोर्डों के एक प्रतिनिधि। सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उनसे 9 से अधिक नहीं हो सकते, प्राइवेट है उनसे भी 9 से अधिक नहीं हो सकते, और केंद्र सरकार से मैक्सिमम जो है 12 सदस्य प्रतिनिधि हो सकते हैं, राज्य से 22 हो सकते हैं, और परिषद के कोरम में सदस्यों को 1/3 हिस्सा किसी भी बैठक के लिए कोरम का गठन करेगा। मतलब मिनिमम 1/3 सदस्य परिषद में बैठक के लिए कोरम का गठन करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे इसके बारे में। 1962 जो अप्रेंटिसशिप काउंसिल रूल्स है उसके बारे में हमने जाना। इसमें मेनली जो 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट रूल जो थे उनका ही डिटेल एक काउंसिल है। इसमें सदस्य होते हैं डिफरेंट, और वो इनकी अप्रेंटिसशिप की डिफरेंट योजनाएं, उनका एक्सपीरियंस, स्टाइपेंड, उनके मिलने वाले लाभ, ट्रेनिंग, उसकी परिषद की बैठकें, दंड का क्या प्राविधान है, ये सब जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992। तो इसमें भी सिमिलर है, जो अप्रेंटिसशिप 1961 जो रूल्स दिया गया उसको और इलेबोरेट किया गया है। इसमें और एक्सपेंशन है उसका, कुछ जो कमियां रह गई थी या फिर कुछ नए अप्रेंटिसशिप ऐड करने थे उनको डिटेल में इसमें मेंशन किया गया है। 1961 रूल्स को ध्यान में रखते हुए इसमें और चीज़ें ऐड की गई हैं। तो देखते हैं अप्रेंटिसशिप रूल 1992 यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे कि उद्योग अपनी सुविधाओं का उपयोग करके अप्रेंटिसशिप को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने एवं कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए कार्य करें। तो इसमें मेन फोकस इनका यह है कि जितने भी इंडस्ट्री है इनमें जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लेते हुए जो अप्रेंटिसशिप है उनको व्यवहारिक ट्रेनिंग देना और कुशल जनशक्ति, स्किल्ड मैन पावर विकसित करना है। तो नियमों में कई विषय शामिल है, जैसे ये नीचे दिया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट्स। जैसे एम्प्लॉयर की पात्रता के बारे में तो 6 से ज़्यादा श्रमिक वाले नियोक्ता ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 1961 में ये बताया गया कि 6 से ज़्यादा होंगे तो वो अप्रेंटिसशिप कर सकता है। इसमें 6 से कम है तो वो नहीं कर सकता। 6 से 30 तक ऐसा है कि वो मतलब मैंडेटरी नहीं है, उसमें वो चाहे तो कर सकता है, और 30 से ऊपर क्या है, मैंडेटरी है। वर्कर्स की गणना ये फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के आधार पे की जाती है। जैसे 6 श्रमिक और ये जो लिखा है ना, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। बीच में कुछ वर्कर छोड़ भी देते हैं, नए भी ऐड होते हैं, तो उनका फाइनेंशियल ईयर वाई देखा जाता है। प्रति वित्तीय वर्ष अप्रेंटिसशिपों की संख्या इसमें 1992 में दिया गया है 2.5 से लेके 10% के बीच होना चाहिए, और मासिक अप्रेंटिसों की संख्या 2% से कम नहीं होगा और 15% से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पे 2.5 से 10 दिया गया है और यहाँ पे 2% से कम नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये फाइनेंशियल ईयर, टोटल ईयर का 2.5 से 10% है, तो किसी मंथ हो सकता है 2.1 हो, नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि 11% भी हो। तो ये 2.5 से लेके 10 तक जो दिया गया है एवरेज है, साल का एवरेज है, और ये मंथ के बारे में बताया गया है। 2% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी मंथ, और 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि पूरे 12 मंथ का एवरेज निकालेंगे तो कंबाइन मिनिमम 2.5 और मैक्सिमम 10% के बीच में होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप नियुक्ति की घोषणा प्रत्येक तिमाही में पोर्टल पे करना आवश्यक है, घोषित करना है। हर 3 महीने में
पोर्टल के ऊपर एम्प्लॉयर को जानकारी डालनी होती है कि कितनी वैकेंट सीटें हैं, कितने अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप की संख्या के बारे में सरकार तय करती है। नियोक्ता का सहयोग, एम्प्लॉयर का सहयोग, कई नियोक्ता मिलकर ट्रेनिंग दे सकते हैं या कोई एजेंसी भी यह काम कर सकती है। पात्रता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता और अच्छी सेहत जरूरी है, जो कि हमने 1961 में भी देखा था। प्रशिक्षण की अवधि हर ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग समय निर्धारित होता है, जो कि 6 मंथ से लेके 4 ईयर तक रहता है। परीक्षा प्रशिक्षण कंप्लीट, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में परीक्षा देना अनिवार्य है, तभी आपको सर्टिफिकेट जारी होगा। ये नेशनल लेवल पे थर्ड पार्टी के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाता है, जो देने के बाद आपको सर्टिफिकेट जारी होगा। नौकरी इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको अप्रेंटिसशिप करने के बाद नौकरी उसी फर्म में मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो फर्म चाहे, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है कि आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद नौकरी दी जाएगी, अगर रिटर्न में है कॉन्ट्रैक्ट में तो देना आवश्यक है। अगर नहीं है तो वो आपके काम जो आपने अप्रेंटिसशिप में सीखा है उसके आधार पे दे सकते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, मुख्य प्रावधान है, जैसे स्टाइपेंड का भुगतान। ये 1992 के नियम 11 के उपनियम 1 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। स्टाइपेंड में जो वार्षिक वेतन वृद्धि होता है उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका अर्धकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 70% होगा फर्स्ट वर्ष में, और कंप्लीट होने के बाद सेकेंड वर्ष में ये 80% रहेगा, थर्ड में ये 90% रहेगा। ठीक है। और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किसी व्यापार के लिए अगर मिनिमम दरें अधिसूचित नहीं की गई है तो अर्धकुशल सेमी कुशल जो श्रमिक है के लिए अधिसूचित नियम वेतन की अधिकतम दर को उस व्यापार के संबंध में स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप के प्रकार के अनुसार स्टाइपेंड तो डिफरेंट, जैसे कोई आईटीआई से किसी ने डिग्री की है, 10th पास है, 12th है, तो उसके आधार पे अलग अलग स्टाइपेंड की दरें निर्धारित की गई है। तो जिनमें से कुछ नोट किया गया है नीचे, जैसे जिनकी स्नातक है, डिग्री है, 4984 रुपीज़ है, सैंडविच कोर्स है 3542 है। इस प्रकार से सभी के लिए अलग अलग दरें मेंशन की गई है। और स्टाइपेंड भुगतान की शर्तें दी गई है। प्रति माह इनको स्टाइपेंड देना होता है, ये मैंडेटरी है। स्टाइपेंड जो छुट्टियां होती है उसके दौरान भी दिया जाता है, जैसे नेशनल हॉलीडे है, संडे है, उसका भी भुगतान किया जाना होता है। अनुबंध, और ये स्टाइपेंड एवरी मंथ की 10 तारीख तक देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है अनुबंध समाप्ति पे मुआवजा। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो अप्रेंटिसशिप और एम्प्लॉयर के बीच में, अगर वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो विफल रहते हैं उसमें, तो अप्रेंटिसशिप को मुआवजा दिया जाएगा। जो अप्रेंटिसशिप कर रहा है उसको मुआवजा, किसी रीजन से फैक्ट्री बंद हो रही है, कुछ और है, कोई भी रीजन हो, अगर एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसको मुआवजा दिया जाएगा जो भी नियम है उसके अनुसार। यदि अप्रेंटिसशिप अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो जमानतदार को एम्प्लॉयर को प्रशिक्षण की लागत के रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करना होता है। ये भी इसमें बताया गया है कि कितने % तक होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, कार्य डायरी वीकली आपको क्या क्या आपने ट्रेनिंग ली, क्या आपने काम किए, उसके बारे में साप्ताहिक डायरी बनाना होता है। इसमें एम्प्लॉयर और अप्रेंटिसशिप के दायित्व बताए गए हैं, जो कि हमने अप्रेंटिसशिप 1961 में भी देखा था। अप्रेंटिस नियोक्ता एम्प्लॉयर पर अप्रेंटिसशिप को रोजगार देने का दायित्व नहीं है। वो उसको जॉब देगा कि नहीं अप्रेंटिसशिप, कोई दायित्व उसका नहीं है। अप्रेंटिसशिप पर नियोक्ता के साथ रोजगार स्वीकार करने का दायित्व भी नहीं है। यदि कोई भर्ती होती है तो एम्प्लॉयर अपने
स्थापना में ट्रेनिंग की अवधि पूरी कर चुके किसी भी अप्रेंटिसशिप को नियुक्त करने के लिए अपनी नीति तैयार कर सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर सकते हैं कि हम अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद में रखेंगे या नहीं रखेंगे। अप्रेंटिस के कार्य समय घंटों के अनुसार काम, उसके बारे में बताया गया है अप्रेंटिसशिप के इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इसमें प्रत्येक वीक में 42 से लेके 48 घंटों के बीच ही ये अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मूल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यापारी अप्रेंटिसशिप सामान्यतः प्रति सप्ताह 42 घंटे तक ही काम करेंगे, और दूसरे वर्ष में ये 42 से 45 घंटे काम करेंगे, और थर्ड वीक में जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं, जो वीकली 48 घंटे होते हैं, तो तीसरे साल से वो नॉर्मल जो श्रमिक और काम करते हैं उनकी वर्किंग आवर के इक्वल काम कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि अगर ओवर टाइम करना है तो इसमें थर्ड ईयर में भी आपको अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र से काउंसिल में आपको अप्रूवल लेना होगा। रात के कार्य के संबंध में भी ऐसा है कि 10 बजे से 6 बजे तक अप्रेंटिसशिप कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो पूर्व अनुमति आपको अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र या काउंसिल में लेना होता है। रात्रि कार्य का भी प्रतिबंध है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्रारूप इसी में निर्धारित किया गया है। 1992 में प्रारूप दिया गया है क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें। जैसे अप्रेंटिसशिप अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का प्रारूप होता है। जैसे कोई भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो, उसी टाइप से इसका भी फॉर्म है। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस, ये सभी उसमें मेंशन होता है। और अप्रेंटिसशिप कितने साल की है उसमें, और जो डिटेल गाइडलाइन है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन, टर्म कंडीशन मेंशन होते हैं। अवधि और व्यापार के प्रकार के आधार पर अलग अलग नियम लागू होते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के दौरान नियोक्ता मतलब कि एम्प्लॉयर और अप्रेंटिसशिप करने वाले के अधिकार और दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसी में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के दौरान होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए अप्रेंटिसशिप सलाहकार, अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में आपने जाना। ये प्रशिक्षण नियम 1962 में दिया गया है, और फर्दर इसके बाद में कई बार इसको अमेंडमेंट किया गया है, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। अमेंडमेंट मेन जिसमें से है अमेंडमेंट 2015 एंड अमेंडमेंट रूल्स 2019। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।